नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 12 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज रूल्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए सरकार जो है बेस ईयर रिवाइज कर रही है, 2024 का बेस ईयर होगा। तीसरा आर्टिकल शशि थरूर का है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, मतलब नए नए स्टेट की जो डिमांड उठती रहती है ना कि हमारा नया गोरखालैंड बना दीजिए, यूपी को काट के 3 स्टेट्स बना दीजिए, तो उससे संबंधित शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। कल को आप आईएएस बनोगे तो आईएएस बनने के बाद में क्या आप अपने दोस्त की शादी में नागिन डांस कर सकते हो? क्या आईपीएस बनने के बाद में आप सड़क किनारे गोलगप्पे जो है ठेले वाला जो है उस ठेले वाले पे गोलगप्पे खा सकते हो? आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, इंसान हूं, सिलेक्ट हो गया तो क्या हो गया। बात देखो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सोसाइटी आपसे ऑफिसर बनने के बाद में ये एक्सपेक्ट नहीं करती, और इसी पे ये पूरा जो आर्टिकल है वो बेस्ड है। सबसे पहले ना राइटर एक बैकग्राउंड बताती हैं। राइटर कहती है देखो हमारे समाज में ना एक कॉलोनियल इनहेरिटेंस है। ये जो सिविल सर्विसेज हमने इनहेरिट की है, हमें विरासत में कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिश राज में ना दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक रूलर यानी हमारा गोरा साहब, और दूसरा रूल्ड यानी हम लोग प्रजा। रूलर और रूल्ड। अंग्रेजों का रूल देखो बिल्कुल सिंपल था। अंग्रेज कहते थे अगर देखो ऑफिसर पब्लिक के साथ नाचेगा नागिन डांस करते हुए तो फिर ना ऑफिसर का जो डर है पब्लिक से खत्म हो जाएगा। अगर कलेक्टर साहब ब्यूटी पार्लर में दिखेंगे तो फिर देखो वो आम आदमी लगेंगे। और अंग्रेज जो थे वो अपने आप को ना आम आदमी नहीं समझते थे, वो चाहते थे हमारा जो स्टेटस है ना वो गोड लाइक है, हम अलग हैं, और आपके देश के जो लोग हैं वो गवार हैं, हम गवार नहीं हैं, वो ये बोलते थे। राइटर कहते हैं देखो ये सोच ना ब्रिटिश राज में थी, बट अब आज़ादी को हो गए 75 ईयर्स, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना जनता का और इवन ऑफिसर्स का वो आज भी जिंदा है। आज भी समाज ये मानता है कि जो लोग गवर्न कर रहे हैं ना उनको अलग रहना चाहिए जिनको गवर्न किया जा रहा है। मतलब ऑफिसर के बीच में और जनता के बीच में एक शार्प लाइन होनी चाहिए, आज भी समाज को यह लगता है। फिर इसके बाद राइटर ना अपना एक किस्सा बताती हैं। राइटर कहती हैं देखो सर्दियों की बात है 2018 की, एक सब इंस्पेक्टर हमें ना ट्रेन कर रहा था स्टेट पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में, और ट्रेन करते हुए बात चल रही थी लॉ की, लेकिन लॉ पे बात चलती चलती आ गई कंडक्ट पे आ गई, और टॉपिक था अनबिकमिंग कंडक्ट। ये देखो आप बोलोगे सर ये अनबिकमिंग कंडक्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ऐसा व्यवहार जो देखो ऑफिसर को ना शोभा ना दे, ऐसा रवैया, ऐसा टेम्परामेंट, ऐसे बिहेव करना जो उसे शोभा नहीं देता। तो ना वहां पे एक ट्रेनर था सब इंस्पेक्टर रैंक का, तो उन्होंने ना ये बोला कि ना देखो, ट्रेनर ने कहा एक आईपीएस ऑफिसर को कभी गोलगप्पे खाते हुए नहीं दिखना चाहिए। सोचो उस सब इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों बोला, आप लॉजिक समझो। जब देखो आप गोलगप्पे खाते हो ना आपका मुंह पूरा खुल जाता है, पानी गिर जाता है, थोड़ा सा पेट पे गिर जाता है पानी, थोड़ा सा इधर उधर लग जाता है, मतलब आप थोड़े मैसी दिखते हो। और ट्रेनर के हिसाब से ऑफिसर को ना हमेशा कंपोस्ट दिखना चाहिए। अगर पब्लिक ने एसपी साहब को चटकारे लेते हुए देख लिया कि हमें तो चटनी भी चाहिए, तो उनकी जो स्ट्रिक्ट इमेज है ना जनता के बीच में, वो स्ट्रिक्ट इमेज टूट जाएगी, समझे। और अंग्रेज तो रूल ही फोर्स के दम पे करते थे ना कि हाँ भाई जो एसपी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्रूर है, रिजिड है, ऐसी इमेज ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसर्स की बनाया करते थे। फिर जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग दे रहा था उसने अपना एक किस्सा बताया कि एक आईपीएस महिला ऑफिसर ब्यूटी पार्लर जाना चाहती थी, तो मैंने उनको सिविल क्लोथ्स में ब्यूटी पार्लर भिजवाया ताकि बुरा ना लगे, ताकि
कोई देखे ना कि मैडम जो है वर्दी के साथ में फेशियल करवाने आई हैं। क्योंकि सोसाइटी हमेशा ये सोचती है कि ऑफिसर जो है वो सीरियस काम करते हैं और ब्यूटी पार्लर जाना तो एक फ्रिवलेस काम है, मतलब हल्का काम है। ये माना जाता है कि ऑफिसर को ना इन सब चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। तो राइटर कहती है देखो, जब ये सब बातें मैंने सुनी ना सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनर था उसके मुंह से, तो मुझे बेचैनी हुई, क्योंकि मैं नई नई सर्विस में आई थी। मुझे लगा क्या भाई मैं अब सांस भी रूल्स के हिसाब से लूं क्या। देखो, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, इनकी इमेज सामने आई थी, आपको याद होगा तो, क्लबिंग की, पार्टी में डांस कर रही थी, तो बहुत चर्चा हुई थी इनके बिहेवियर पे कि क्या एक प्रधानमंत्री इस प्रकार से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। समझ गए। अब यहां पे देखो, एथिक्स का ना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। देखो, जब आप वर्दी में हो तो आप रिस्ट्रेंट बरतो, बहुत सारे काम आप ना करो, ये तो चलो चलता है, लॉजिकल भी है कि वर्दी में आप ये सब काम मत करो, शोभा नहीं देता। लेकिन मान लो जब आप ऑफ ड्यूटी हो, आप कल को आईपीएस सिलेक्ट हो गए, आप ऑफ ड्यूटी हो, अभी आप वर्दी में नहीं हो, रात का टाइम है, परिवार के साथ बिता रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हो, तो क्या फैमिली के साथ भी आप पब्लिक में जाके आइसक्रीम नहीं खा सकते? देखो, कम से कम समाज तो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। उनको लगता है कि ऑफिसर्स के लिए अलग सोशल रूल्स हैं और हमारे लिए अलग सोशल रूल्स हैं, और ये जो सोशल रूल्स हैं ऑफिसर्स के लिए वो 24/7 अप्लाई होते हैं। और इसका रीजन ये है, यहां पे ना एक डॉक्ट्रिन है जो राइटर बताते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ये क्या है? देखो, लोग ना आपको महेश या सुरेश के तौर पे नहीं देखते, राहुल, प्रिया नहीं। लोग जब ऑफिसर्स को देखते हैं ना तो वो सरकार को देखते हैं। और मान लो सरकार ड्रिंक करके लड़खड़ाएगी, सिली हरकतें करेगी, तो फिर लोगों का ना सरकार के ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। समझ गए हो? ये रीजन है। तो ऑफिसर के ऊपर में ना शक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा जो आर्टिकल है, राइटर थोड़ा रीजनिंग के साथ बताने की कोशिश करती हैं। आपकी क्या राय है वैसे इस मुद्दे पे, आप बताओ। वैसे देखो, बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है, मतलब मॉडर्न समय है, ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ है, लेकिन पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं कि वो कुछ इलीगल करे या फिर इमोरल करे। बाकी आप बताइए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर रिवीजन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ये बताओ, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मतलब 2 साल पहले, जैसे मैंने इकोनॉमी का वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको यही एग्जांपल दिया था, 10 रुपये में 4 गोलगप्पे आ जाते थे कुछ समय पहले। आज देखो 30 रुपये के 4 गोलगप्पे आते हैं। तो ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है, ये महंगाई है। मतलब डेली बजट का बिगड़ जाना, ये महंगाई होती है। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बात बोली थी, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? टैक्स है एक प्रकार से बिना किसी कानून के। टैक्स ही तो हो गया। पहले मान लो आपका फूड का खर्चा 5,000 आता था, लेकिन अब सेम फूड के लिए आपको अगर मान लो 6,000 या फिर 6,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, सेम खाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो एक प्रकार से टैक्स ही लगा रही है सरकार, और क्या है ना? इन्फ्लेशन टैक्सेशन हो जाता है बिना लेजिस्लेशन के। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इन्फ्लेशन को हम मापे कैसे? तो उसके लिए एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक शॉपिंग बास्केट है, टोकरी है, शॉपिंग बास्केट है। अब इस बास्केट में ना वो सब है जो एक आम भारतीय परिवार खरीदता है। जैसे एक खाने की थाली मान लीजिए, सर पर छत का किराया मान लीजिए, ऑफिस जाने का पेट्रोल मान लीजिए। तो कुछ जो प्रोडक्ट्स एक आम कॉमन मैन या वुमेन डेली लाइफ में यूज करती है ना, वो सारे प्रोडक्ट इस बास्केट में डाल दिए। अब सीपीआई क्या करता है? अब देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना इस बास्केट के अंदर जो भी आइटम्स डाले गए हैं ना, उन आइटम्स के प्राइसेस को ना ट्रैक करता है कि प्राइसेस कितने बढ़े या घटे हैं। लेकिन यहां पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, सीपीआई बास्केट के अंदर डाले गए आइटम्स, जो कॉमन आइटम्स है ना, जो आम
परिवार यूज करता है, उन कॉमन आइटम्स के प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है, लेकिन हर एक आइटम की जो वेटेज है ना वो सेम नहीं है। मतलब जितने भी आइटम डाले गए हैं ना उनकी वेटेज अलग अलग है। जैसे अगर नमक मान लो महंगा हो जाए तो शायद फर्क कम पड़ेगा, लेकिन रेंट अगर बढ़ गया घर का या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो फिर देखो डिफरेंस ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हम हर एक आइटम को ना एक वेटेज देते हैं। वेटेज मतलब जैसे फूड की वेटेज है इस बास्केट में फॉर एग्जांपल 55%, रेंट की वेटेज इतनी है फॉर एग्जांपल 10%, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ। तो ऐसे हर एक आइटम की ना वेटेज दे देते हैं। तो अभी देखो हम जो सीपीआई यूज कर रहे हैं ना, अभी हम जो सीपीआई यूज कर रहे हैं उसका बेस ईयर है 2012 का, यानी 2012 के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन देखो 2012 में दुनिया कैसी थी आप बताओ। उस समय ना तो 4G डेटा था, उस समय आप जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाते थे नहीं, क्या उस समय ऑनलाइन क्लासेस लेते थे नहीं। तो 2012 से अभी अगर हम कंपेयर करें तो दुनिया बहुत बदल गई है भाई, बहुत अर्बनाइजेशन हो गया है, शहर देखो कितने एक्सपेंड हो गए हैं, ऑनलाइन खरीदने की जो लोग जो आते हैं वो कितनी बढ़ गई हैं। और पहले तो लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों के बारे में सोचते थे, आज तो नेटफ्लिक्स, डेटा पैक्स, ट्रैवल भी करना है, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो अगर हम 2012 के हिसाब से महंगाई मापेंगे तो देखो वो तो गलत होगा ना, क्योंकि आज की रियलिटी दिखाई नहीं पाएगा 2012 का बेस ईयर, समझ गए। तो इसलिए ना अब सरकार क्या कर रही है, बेस ईयर को ना 2012 से चेंज करके 2024 कर रही है। ये अच्छी चीज है। और चेंज करने के लिए ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ना बेस चेंज करने के लिए ना हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डेटा है ना वो यूज किया है। कौन सा डेटा यूज किया है, ये देखो HCES मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, यहां पे दिया भी होगा, ये रहा, ये डेटा यूज किया है बेस ईयर चेंज करने के लिए। अब यहां पे ना आप एक कंसेप्ट समझो, यहां पे ना एक लॉ आता है एंजल लॉ। क्या आता है, एंजल लॉ। एंजल लॉ देखो सिंपल है, ये बोलता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना तो खाने पे जो खर्चा होने वाला परसेंटेज है ना वो कम होता जाता है और सर्विसेज पे परसेंटेज खर्चा ना बढ़ता जाता है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरा फूड का खर्चा 5,000 रुपये है, मेरी इनकम मान लो 10,000 है, तो 10,000 में 5,000 तो मेरा खाने का चला गया, 50% है। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी ना, फॉर एग्जांपल 20,000 बढ़ गई, 20,000 हो गई, 30,000 हो गई, तो खाने का खर्चा उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है। तो इसी वजह से एंजल ये बोलते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना तो उस इनकम में जो खर्चा किया जाता है ना, तो खाने का जो परसेंटेज है ना एक्सपेंडिचर में, परसेंटेज के हिसाब से वो एक्सपेंडिचर कम होता जाता है। अब गरीब आदमी तो देखो उसके पास में इतना, उसकी तनख्वाह कम होती है तो वो मेजर हिस्सा तो अब खाने पे लगा देता है। उसकी इनकम मान लो 10,000 रुपये है, 50% तो उसने खाने पे लगा दिया। लेकिन अब अंबानी अदानी है, वो थोड़ी ना 50% खाने पे लगाते हैं, उनका तो पॉइंट पता नहीं कितना 0.1% होगा खाने पे, मतलब गिनते जाओगे पता नहीं कितनी जीरो आपको लगानी पड़ेंगी, समझ गए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खाने का जो परसेंटेज है ना एक्सपेंडिचर में वो घटता जाता है। अब आर्टिकल कहता है जिन चीजों पर हम अब ज्यादा खर्च करते हैं ना इनकम बढ़ने के बाद में, वो है सर्विसेज। मतलब ज्यादा इनकम बढ़ती है तो फिर लोग सर्विसेज पे एक्सपेंड करने लगते हैं, अच्छी हेल्थ पे एक्सपेंड करने लगते हैं, एजुकेशन पे एक्सपेंड करने लगते हैं। तो उनका जो वेटेज है ना अब बढ़ा दिया गया है। मतलब अब सीपीआई जो कैलकुलेट करेगा ना आइटम्स को, इन आइटम्स का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या फिर सर्विसेज। और जो स्टेपल फूड है ना, बेसिक स्टेपल फूड जैसे राइस वगैरह, उनका वेट थोड़ा कम किया गया है। और पहले देखो जैसे लैंडलाइन फोन बास्केट में था, लेकिन अब मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड आ गया है, लैंडलाइन आजकल कोई यूज ही नहीं करता। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो अगर सीपीआई बास्केट के आइटम्स को सही ढंग से ट्रैक करेगा तब हमें रियल महंगाई पता लगेगी, असली महंगाई पता लगेगी, तभी तो फिर सरकार इफेक्टिव पॉलिसीज बना पाएगी ना।
अब फिर एक पॉइंट आता है डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन का पॉइंट क्या है? देखो, पहले डेटा कैसे कलेक्ट होता था? एक आम आदमी मार्केट जाता था, रजिस्टर में प्राइसेस लिखता था। इसमें ना मैनुअल एरर्स होते थे, इसमें मैनुअल एरर्स होते थे और लेट भी होता था ये वाला। लेकिन अब 2000 सीरीज में क्या नया हुआ है? 2024 की सीरीज में अब डेटा कैसे कलेक्ट होगा? अब डेटा ना टेक ड्रिवन कलेक्ट होगा। मतलब अब यूज हो रहा है एक चीज को जिसका नाम बताता हूं मैं आपको। ये देखो यहां पे है, चलो वैसे ही बता देता हूं। अब यूज होगा CAPI को। CAPI। CAPI क्या है? CAPI मतलब कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग। मतलब अब टेबलेट्स पे डेटा एंट्री होती है, रियल टाइम चेकिंग होती है, गलती के चांस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इवन कुछ चीज़ें हम देखो दुकान से नहीं खरीदते, जैसे हवाई यात्रा है, एयरफेयर है, टेलीकॉम प्लान्स हैं। अब इनके प्राइसेस ना सीधे ऑनलाइन पोर्टल से कैप्चर किए जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल सर्वे में ना ये चीज़ें कैप्चर ही नहीं होती थी। लेकिन अब तो वेबसाइट पे जाके आप रिचार्ज करवाते हो ना, या एप्लीकेशन की सहायता से करवाते हो, तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन कैप्चर हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे रेलवे टिकट्स है, पोस्टल चार्जेस है, PDS प्राइसेस है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस है। इन चीज़ों के लिए देखो सर्वे क्या ही करना, इन चीज़ों के जो दाम है वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट सोर्सेज से लिए जा सकते हैं ना। और क्वेश्चन ये उठता है कि जो चेंज अब CPI के बेस ईयर में सरकार लेके आ रही है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस देखो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है RBI अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या ध्यान में रखते हुए तय करती है। RBI का मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, 2 से 6% के बीच में रखना। अगर देखो CPI का नंबर ही गलत है, मतलब महंगाई का जो नंबर हमें दिख रहा है वही गलत है, तो RBI फिर देखो उसी नंबर, गलत नंबर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट कर देगा। समझ गए? अगर CPI सही डेटा का यूज करेगा तो महंगाई सही दिखेगी, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी सही होगी। और इवन देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका जो DA है, डियरनेस अलाउंस, वो भी CPI से लिंक होता है। तो सही मेजरमेंट का मतलब ये है कि सैलरी में सही तरह का एडजस्टमेंट होगा। समझ गए? और नया जो CPI अब आएगा 2024 के बेस ईयर के हिसाब से, वो देखो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में अलाइंड होगा। IMF, वर्ल्ड बैंक की जो गाइडलाइंस है ना, उनके हिसाब से हमारा CPI होगा। तो अब इंडिया की इन्फ्लेशन को ना यूरोप की इन्फ्लेशन से या फिर USA की इन्फ्लेशन से कंपेयर करना ना बिल्कुल आसान होगा। ये वाली बात है। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो CPI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक्सरसाइज सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये कोशिश है जानने की कि एक आम आदमी जो सुबह काम पर जाता है, अपनी सैलरी से अपना घर चलाता है, उसके लिए चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और उसी के बेस पे सरकार फिर बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज है वो सेट करती है। अगर कमी रह गई तो सरकार ठीक पॉलिसी नहीं बना पाएगी। तो उसी दिशा में सही कदम है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का है, शशि थरूर का। शशि थरूर ने ना एक बिल, प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, परमानेंट फ्रेमवर्क फॉर स्टेट्स रिकॉग्निशन। पॉलिटी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो ये ना मैं आपको अच्छे से समझाता हूं बेसिक्स के साथ में। शशि थरूर ने ना हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। पहले तो आप ये बताओ प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? बताओ, व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल? देखो प्राइवेट मेंबर बिल ना वो बिल होता है जो मिनिस्टर नहीं प्रेजेंट करता, बल्कि कोई MP, चाहे सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, नॉन मिनिस्टर MP जब वो बिल प्रोड्यूस करता है ना, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। हालांकि देखो ये बिल ना पास बहुत कम होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं ना उन पर ना डिबेट स्टार्ट हो जाती है जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होता है। तो थरूर का ये कहना है, अब देखो एड होक डिसीजंस का ना जो टाइम है वो चला गया है। एड होक का मतलब टेम्परेरी डिसीजंस, जुगाड़ू डिसीजंस, मतलब क्राइसिस आने के बाद में डिसीजन लेना। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद हुआ था, तो तेलंगाना बना दिया गया। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था उस समय, काफ़ी शोर शराबा हुआ था। लेकिन शशि थरूर कहते हैं कि देखो स्टेट्स को बनाने और तोड़ने के जो डिसीजन है ना वो साइंटिफिक और परमानेंट बेसिस पे होने चाहिए। मतलब
ऐसा नहीं कि मन में आया तो 2 स्टेट बना दिए, मन में आया तो नहीं, ठीक है। साइंटिफिक और परमानेंट बेसिस पे फैसला होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल कंपल्सन के आधार पे। थोड़ा आप पीछे चलो, 1947 की बात थी, देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इंटरनल मैप उस समय देश की आज़ादी के बाद में बहुत खराब था। इंटरनल मैप सही नहीं था, क्योंकि नया नया पार्टीशन हुआ था और देश को जोड़ना उस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, एकजुट रखना। तो उस समय अलग से तेलुगु राज्य की मांग को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा था, और श्री रमालू नाम के जो पर्सन थे, गांधीवादी थे, उन्होंने आमरण अनशन किया और 1953 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद आंध्र प्रदेश में काफ़ी दंगे हुए थे। तब तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से राज्य बना था आंध्र प्रदेश। पहले तो वो मद्रास का हिस्सा हुआ करते थे, मद्रास स्टेट का वो पार्ट हुआ करते थे। तो ना उस समय एक कमीशन नेहरू ने बनाया था, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये 1953 की बात है। अब इसके मेंबर कौन कौन थे? इसके मेंबर थे फैज अली, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, फैज अली, और इसके अलावा KM पानीकर और HN कुंजरू और पानीकर, ये मेंबर थे इस SRC के। इनका मैंडेट क्या था? इनका मैंडेट ये था कि ऑब्जेक्टिव ढंग से आप स्टडी करो कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट में देखो, इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पे आप बनाओ तो सही राज्य है, लेकिन देखो और भी बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे वाइबिलिटी भी देखो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी देखो, ये सारी चीज़ें देखो। और क्वेश्चन ये उठता है कि भाषा के आधार पे स्टेट बनाने का निर्णय फाइनली इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले भी कमेटी तो बनी थी, धार कमेटी बनी थी, JVP कमेटी बनी थी, तो उन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पे हम स्टेट नहीं बनाएंगे। लेकिन SRC कमेटी ने बोल दिया कि हाँ, लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, कॉमन मैन अपनी मदर टंग लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन को ना ज़्यादा अच्छे से समझ सकता था, एजुकेशन ईजी हो सकती थी, कल्चरल आइडेंटिटी ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व होगी अगर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जाएगा। तो इस वजह से SRC ने यह निर्णय लिया था। लेकिन देखो, 21वीं सेंचुरी में ना जो नए स्टेट्स बने, जैसे देखो उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, अब इनकी जो मांग हुई ना उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, ये लैंग्वेज के आधार पे नहीं बने। क्योंकि देखो, इन नए स्टेट्स की जो लैंग्वेज थी वो जिन स्टेट से अलग हुए वहां पे भी सेम लैंग्वेज थी, समझ गए? उत्तराखंड UP दोनों जगह हिंदी, झारखंड बिहार दोनों जगह हिंदी या फिर रीजनल डायलेक्ट, छत्तीसगढ़ और MP में भी सेम लैंग्वेज। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि 2000 में ये तीनों स्टेट अपने पेरेंट स्टेट से अलग क्यों हुए? रीजन था डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कह लीजिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अर्जेंसी कह लीजिए। लोगों को ये लगा कि यार हमारी सरकार ना हमसे बहुत दूर है और हमारा जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया है, नया राज्य बनेगा तो रीजन में डेवलपमेंट आएगी। तो उनके अंदर ना एक नेग्लेक्ट की फीलिंग थी कि हमें ना नेग्लेक्ट किया जा रहा है। फिर देखो, इसके बाद 2014 में ना जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होके, वो भी देखो बहुत पेनफुल सीन्स थे। क्योंकि देखो, मतलब आंध्रा नहीं चाहता था तेलंगाना अलग हो, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो आगे देखो, ऐसी सिचुएशन फिर से नहीं आनी चाहिए। अगर राज्य अलग बनाया जाता है तो वो सिस्टमेटिक ढंग से साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए। थ्रू आर्टिकल में ना फिर इसके बाद एक पॉइंट देते हैं। आज देखो UP में ना कितनी पॉपुलेशन है? UP की पॉपुलेशन है 24 करोड़। महाराष्ट्र और बिहार में भी दोनों में 13-13 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब आप इस डेटा को ना थोड़ा फील करो। UP की पॉपुलेशन ना आप मान के चलो ब्राजील और पाकिस्तान से भी ज़्यादा है UP की पॉपुलेशन। और ये स्टेट्स ना यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज से बड़े हैं। देखो, पहले ज़माने में ना पावर होना, मतलब बड़ा होना पावर का सिंबल था। राजा खुश होते थे कि मेरा राज्य देखो इतना सारा बड़ा है। लेकिन आज ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो ये एक प्रकार से ना बर्डन के समान है, राज्य चलाना डिफिकल्ट हो जाता है। आप सोच के देखो, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, अगर स्टेट छोटा है जैसे केरला या हिमाचल, तो कलेक्टर सीधा चीफ सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर से बात कर सकता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। लेकिन UP जैसे बड़े राज्य में ना, UP जैसे
बड़े राज्य में वहां लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि ग्राउंड लेवल पे जो आवाज है ना वो लखनऊ तक पहुंच ही नहीं पाती। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जब कैपिटल यानी पावर सेंटर जहां पे है वहां और लोएस्ट सिटीजन के बीच में इतनी दूरी बढ़ जाए तो इसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। फिर क्या होता है? फिर देखो गवर्नेंस का डेफिसिट हो जाता है। मतलब पॉलिसीज बनाई जाती हैं लेकिन पॉलिसीज में दम नहीं होता। एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बना ली जाती है और वो रिमोट एरियाज में लागू नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन गैप रह जाता है। पैसा रिलीज होता है लेकिन लोगों तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता। इतने बड़े राज्यों के लिए लैंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल ना छोटे राज्यों की जो डिमांड है ना वो बेटर गवर्नेंस के लिए ज्यादा उचित लगती है। लोग चाहते हैं कि पावर उनके पास में रहे, छोटे राज्य हों और पावर उनके पास में रहे। तो शशि थरूर प्रपोज करते हैं, मैं ना किसी स्पेसिफिक स्टेट की डिमांड को इंडोर्स नहीं करता कि विदर्भ बना दो, गोरखालैंड बना दो। मतलब मैं प्रोसेस को सुधारना चाहता हूं, ना कि किसी इंडिविजुअल स्टेट की मांग को सपोर्ट करना या फिर विरोध करना। मैं वो नहीं चाहता, मैं प्रोसेस पे ध्यान देना चाहता हूं, शशि थरूर कहते हैं। और उनका बिल क्या प्रपोज करता है शशि थरूर का? उनका जो बिल है ना, प्राइवेट मेंबर बिल है, ये प्रपोज करता है सबसे पहले तो नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है, लोग जब सड़कों पर आते हैं ना, बस जलाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तब सरकार डर करना स्टेट बना देती है। ये क्या है? ये है रिएक्टिव पॉपुलिज्म। रिएक्टिव पॉपुलिज्म है ये। जनता को शांत और जनता को खुश करने की कोशिश होती है रिएक्शन में सरकार के द्वारा। लेकिन हमें चाहिए होलिस्टिक क्राइटेरिया। होलिस्टिक क्राइटेरिया मतलब एक नया स्टेट बनाने के लिए ना साइंटिफिक स्टडी हो कुछ पैरामीटर्स के आधार पे। जैसे इकोनॉमिक वायबिलिटी है क्या नहीं है, नया स्टेट अपना खर्चा खुद चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, या हमेशा सेंट्रल ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। फिर क्योंकि देखो हम और ज़्यादा पैरासाइट स्टेट्स नहीं बना सकते जो सेंटर के ऊपर डिपेंड रहे पूरी तरह से। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आप देख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्या स्टेट बनाने से, स्टेट तोड़ने से एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा या नहीं होगा, जस्टिस डिलीवरी फास्ट होगी या नहीं होगी, आप ये देखो। और सबसे लास्ट में आप देखो नेशनल आइडेंटिटी, एनआई। सबसे ऊपर देखो देश है। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन से ना फेडरल जो फैब्रिक है वो नहीं टूटना चाहिए। हमें नेशनल गोल्स को और ज़्यादा स्ट्रोंग करना है, कमज़ोर नहीं करना है, समझे। फिर लास्ट में एक बात बोलते हैं शशि थरूर, अगर देखो गाड़ी पुरानी हो जाए ना तो देखो हमें ना इंजन बदलना पड़ता है ना। और इंजन ऐसा लगाना है जो फास्ट हो, रिस्पॉन्सिव हो, गाड़ी स्मूथ चले। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ देखो मैप पर ऐसा नहीं है कि लाइन खींच दी। फ्यूचर जनरेशन्स का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी खुशी, उनकी खुशहाली का सवाल है। तो ये साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, ना कि नी जर्क रिएक्शन की मेरा मन है तो नया स्टेट बना दो, मन नहीं है तो मत बनाओ, नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।